नमस्कार साथियों, तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक का चैप्टर 4, जिसका नाम है भारत के विदेशी संबंध। और आज हम आपको इस चैप्टर के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा और अपनी कॉपी में जरूर नोट करना। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय विदेश नीति के किन्हीं दो मूल सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे सिर्फ 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जाता है। तो भारतीय विदेश नीति के दो मूल सिद्धांत हैं, जिनमें सबसे पहले आता है गुटनिरपेक्षता और दूसरा आता है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है किसी भी सैन्य या राजनीतिक गुट का पक्ष ना लेना, जबकि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का अर्थ है सभी देशों के साथ शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना, यानी कि हृदयपूर्ण संबंध बनाए रखना। तो भारत की विदेश नीति के दो मूलभूत सिद्धांत हैं। सबसे पहले आता है गुटनिरपेक्षता, दूसरा आता है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है किसी भी सैन्य शक्ति या किसी दूसरे एक ही पक्ष के साथ हम जो है नहीं रहेंगे, ना लड़ेंगे, और बल्कि अपना एक अलग गुट बनाकर रखेंगे। दूसरा आता है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, तो इसमें है सभी देशों से मिलजुल कर और शांतिपूर्ण रहकर बनना। फिर आता है पंचशील का अर्थ क्या है। तो आप जानते हैं कि पंचशील अर्थ यानी कि पंचशील समझौता 1954 में भारत और चीन के बीच में हुआ था, जिसमें 5 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। तो पंच इसमें 5 सिद्धांत शामिल हैं। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, सबसे पहला। फिर दूसरा है परस्पर अनाक्रमण, यानी कि एक दूसरे पर आक्रमण ना करना। एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गैर हस्तक्षेप, यानी कि एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप ना करना। फिर आता है समानता और पारस्परिक लाभ, यानी कि एक दूसरे को समानता और पारस्परिक लाभ पहुंचाना। और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, जो भारत और चीन के बीच 1954 की संधि में औपचारिक रूप से स्थापित हुए थे। यानी कि पंचशील सिद्धांत में क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है एक दूसरे की क्षेत्र की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। दूसरा आता है एक दूसरे पर आक्रमण ना करना। तीसरा है एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप ना करना। चौथा है समानता और पारस्परिक लाभ पहुंचाना। फिर आता है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहना। तो ये थे पंचशील सिद्धांत, यानी कि जिसे कहते हैं पंचशील का अर्थ क्या है। तो पंचशील सिद्धांत या पंचशील समझौता भारत और चीन में कब हुआ था? 1954 में भारत और चीन में पंचशील समझौता हुआ था। अब अगला क्वेश्चन आता है भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति क्या है। तो अभी आपको बताया था कि भारत की गुटनिरपेक्ष नीति ये है कि वो जो है किसी भी सैन्य संगठन के साथ जाकर नहीं लड़ेगा, बल्कि अपना एक अलग पक्ष में रहेगा। तो भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति किसी सैन्य गुट में शामिल ना होकर स्वतंत्र और निष्पक्ष विदेश नीति अपनाने की है। तो गुटनिरपेक्षता में क्या है, वो जो है किसी भी सैन्य गुट में, यानी कि सैन्य गुट में शामिल नहीं होगा, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष विदेश नीति अपनाएगा, जो शीत युद्ध के दौरान विकसित हुई थी। तो आप जानते हैं कि जब शीत युद्ध चल रहा था, जैसे हम कहते हैं कोल्ड वॉर, जो कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में चल रहा था, तो आप जानते हैं कि उस समय जो है पूरी दुनिया दो देशों में बट गई थी। लेकिन तभी भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो है किसी भी गुट के साथ ना रहकर बल्कि एक अलग से गुट बनाया, जिसे कहते हैं गुट निरपेक्षता, यानी कि किसी भी गुट के साथ ना रहकर बल्कि खुद यानी कि उन दोनों से दूर रहा जाए। फिर आता है इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया के शक्ति गुटों से अलग रहकर अपनी स्वायत्तता बनाए रखना और अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों को बढ़ावा देना था। तो ये थी भारत की गुटनिरपेक्षता नीति। आपको बस इतना लिखना है, 3 नंबर मिलते हैं, 50 शब्दों में लिखना होता है। फिर आता है भारत और चीन के बीच संबंधों में तनाव के कारण का मूल्यांकन कीजिए। तो भारत में जो तनाव के कारण है, यानी कि भारत और चीन में जो तनाव के कारण बने हुए हैं, तो कौन कौन से कारण आ जाते हैं। सबसे पहले तो चीन जो है पाकिस्तान को जो है किसमें समर्थन करता है? आतंकवाद में समर्थन करता है। तो ये भी जो है एक विवाद का कारण है। फिर काफी सारे अभी जो है कारण है, जो कि अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो भारत चीन संबंधों में तनाव के मुख्य कारण स्पष्ट सीमा ना होना, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और चीन की आक्रामक विदेश नीति है। चीन का प्रभुत्व और
दक्षिण एशिया में उसके बढ़ते प्रभाव ने भी तनाव को बढ़ाया है, विशेषकर मोतियों की माला रणनीति के कारण, जिसमें भारत चिंतित होता है। तो ये क्या है, भारत और चीन के बीच विवाद के कारण बने हुए हैं। अब आता है विदेश नीति को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। यानी कि विदेश नीति को कौन कौन से कारक जो है क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो विदेश नीति को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारकों में भौगोलिक स्थिति, राष्ट्रीय हित, आर्थिक संसाधन, ऐतिहासिक संदर्भ, सांस्कृतिक मूल्य, विचारधारा, आंतरिक राजनीतिक संरचना और वैश्विक व क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां शामिल हैं। ये कारक एक दूसरे को प्रभावित करते हुए राष्ट्रों को अन्य देशों के साथ संबंधों को परिभाषित करने और अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले जो कारण आते हैं या तो वो कौन से हैं, आंतरिक कारण। तो आंतरिक कारण में क्या आता है, भौगोलिक स्थिति। तो किसी देश की अवस्थिति उसकी सीमाओं के आसपास के देश और समुद्री मार्ग विदेश नीति के निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर आता है राष्ट्रीय हित और लक्ष्य। तो इसमें क्या है कि राष्ट्र के आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी हित उसकी विदेश नीति को आकार देते हैं। फिर आता है आर्थिक संसाधन। आर्थिक संसाधन कौन से होते हैं, तो किसी देश की आर्थिक शक्ति और उसके उपलब्ध संसाधन जैसे प्राकृतिक संसाधन और उद्योग उसकी विदेश नीति को सीधे प्रभावित करते हैं। फिर आता है ऐतिहासिक संदर्भ और संस्कृति। तो राष्ट्र का इतिहास, उसकी प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा और मूल्यों का विदेश नीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। फिर आता है आंतरिक राजनीतिक संरचना। जो अंदर की जो राजनीतिक संरचना होती है, तो सरकार का स्वरूप, राजनीतिक दलों की भूमिका और विभिन्न दबाव समूह विदेश नीति के निर्माण में शामिल होते हैं। तो ये सभी क्या है, विदेश नीति को निर्धारित करने वाले कारक हैं या कारण हैं। आगे आता है जनमत और दबाव समूह। तो जनमत क्या होता है, तो जनता के विचार और विभिन्न हित समूह किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति को प्रभावित कर सकते हैं। फिर आते हैं बाह्य कारक, यानी कि बाहर के कारक कौन कौन से हैं। तो अंतरराष्ट्रीय कानून और संस्थाएं। तो इसमें क्या है कि अंतरराष्ट्रीय कानून, नियम और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं देशों के व्यवहार को निर्धारित करती हैं। फिर आता है वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियां। तो अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर मौजूद तनाव, संघर्ष और अन्य चुनौतियों देशों को अपनी विदेश नीतियों में बदलाव करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएं बनाई जाती हैं वो क्या करती हैं, बदलाव करने के लिए उन पर दबाव डालती हैं। उसी में आता है सैन्य शक्ति और सुरक्षा। तो किसी राष्ट्र की सैन्य क्षमता और उसकी सुरक्षा के प्रति उसकी चिंताएं उसकी विदेश नीति के महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। फिर आता है अन्य राष्ट्रों के कार्य और शक्ति। तो अन्य देशों के निर्णय, उनकी शक्ति का संतुलन और उनके साथ संबंध भी एक देश की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। फिर आता है तकनीकी प्रगति। तो तकनीकी उन्नति भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करती है और विदेश नीति के निर्णयों को दिशा प्रदान करती है। अब आता है भारतीय परमाणु नीति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भारतीय परमाणु नीति क्या थी, आप जानते हैं कि इसका मतलब था नो फर्स्ट यूज। तो यानी कि नो फर्स्ट यूज का मतलब होता है कि हम पहले किसी भी देश पर परमाणु हमला नहीं करेंगे, यदि कोई देश हम पर परमाणु हमला करता है तो हम भी उसका जवाब देंगे। यही थी भारत की परमाणु नीति। तो भारत की परमाणु नीति पहले उपयोग नहीं करने के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कि उस देश द्वारा उस पर परमाणु हमला ना किया जाए। इस नीति का लक्ष्य एक मजबूत और विश्वसनीय न्यूनतम निवारक क्षमता बनाए रखना है,
जो देश को परमाणु आक्रमण से बचाता है और एक मजबूत प्रतिक्रिया सुनिश्चित भी करता है। तो ये क्या थी? भारत की परमाणु नीति थी। अब आता है गुट निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रारंभ में भारत की क्या भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आप जानते हैं गुट निरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रमुख शक्ति गुट या सैन्य गठबंधन से अलग रहते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना। इसका उद्देश्य किसी एक गुट के प्रभाव में आए बिना अपनी विदेश नीति का संचालन करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना और सही और गलत के बीच निर्णय लेने की क्षमता बनाए रखना है। यह नीति शीत युद्ध के दौरान उभरी थी, जब दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के दो गुटों में विभाजित थी और इसका पालन करने वाले देशों ने किसी भी गुट का हिस्सा बनने से परहेज किया था। यानी कि जिसने गुट निरपेक्षता को अपनाया था उन्होंने जो है वो जो है सोवियत संघ के साथ भी नहीं गए और ना ही वो अमेरिका के साथ गए। फिर आता है गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रारंभ में भारत की भूमिका। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रारंभ भारत की भूमिका संस्थापक और प्रमुख मार्गदर्शक की थी, जिसका नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। भारत ने सैन्य गठबंधनों से अलग रहने की नीति अपनाई और एशिया व अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों को भी इस आंदोलन की ओर आकर्षित किया। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता, शांति और आर्थिक विकास सुनिश्चित करना था तथा पंचशील के सिद्धांतों को आधार बनाकर अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना था। आप जानते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1961 में। ये भी आपको याद रखना है कि कब हुई थी? 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, चीन के साथ भारत के संबंधों की विवेचना कीजिए। यानी कि चीन और भारत के संबंध कैसे हैं। तो भारत चीन संबंध बहुआयामी रहे हैं, जिनमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सहयोग, वर्तमान आर्थिक साझेदारी और सीमा विवादों के कारण गंभीर राजनीतिक तनाव शामिल हैं। दोनों देशों के बीच व्यापारिक लेन देन बढ़ा है, पर भारत को बड़े व्यापार घाटे का सामना करना पड़ रहा है। गलवान घाटी में 2020 की झड़प ने संबंधों को दशकों में सबसे निचले स्तर पर पहुंचाया दिया, जबकि चीन का विस्तारवादी रवैया और उसकी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। यानी कि आप जानते हैं कि भारत और चीन में विवाद के भी कई सारे कारण हैं और भारत चीन में आप जानते हैं कि 1954 में जब पंचशील समझौता हुआ था तो उस समय जो है भारत चीन के बीच में एक नारा लगा था कि हिंदू चीनी भाई भाई। तो ये नारा लगा, लेकिन चीन ने क्या किया? धोखा दे दिया और 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया और उसने जो है तिब्बत वाला हिस्सा भारत से हड़प लिया। अब देखेंगे हम इनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है भारत चीन के बीच की। तो सबसे आता है शुरुआती संबंध। 1 अप्रैल 1950 को भारत चीन ने राजनयिक संबंध स्थापित किए। भारत चीन के जनवादी गणराज्य को मान्यता देने वाले पहले गैर साम्यवादी देशों में से एक था। फिर आता है पंचशील समझौता। तो 1954 में हस्ताक्षरित पंचशील समझौते ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर जोर दिया था। फिर आता है बौद्ध धर्म का प्रभाव। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म जो है भारत और चीन दोनों देशों में अपनाया गया था। तो भारत से बौद्ध धर्म का चीन तक प्रचार हुआ, जो उनके सांस्कृतिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू था। आप जानते हैं कि आज के टाइम पर भी चीन में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म अपनाया गया है। फिर आता है दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध कैसे हैं। तो सबसे पहले आता है बढ़ता व्यापार। तो 21वीं सदी में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई है। फिर आता है व्यापार घाटा। तो भारत को चीन से भारी मात्रा में निर्मित वस्तुओं का आयात करना पड़ता है, जिससे भारत का चीन के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापार घाटा है। उदाहरण के लिए 2023 और 24 में यह घाटा 85 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। फिर आता है निर्भरता। तो भारत अपनी स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए चीन से सौर उपकरणों के आयात पर भी निर्भर है, जो इसकी हरित परिवर्तन स्वायत्तता के सीमित करता है।
अब आते हैं सामरिक और सीमा संबंधी चुनौतियां। तो सबसे पहले आता है सीमा विवाद में वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे हम कहते हैं एलएसी, पर विवाद भारत चीन संबंधों की मुख्य विशेषता रही है, जिसके कारण 1962 का चीन भारतीय युद्ध और 2020 की गलवान घाटी की झड़प भी हुई थी, यानी कि जो 2020 में एक छोटी सी लड़ाई हुई थी। फिर आता है CPEC, जिसे कहते हैं हम चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से गुजरने वाला चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि भारत इसे भारत का ही हिस्सा मानता है, जबकि चीन इसे जो है अपना हिस्सा मानता है। तो ये थी उनकी सीमा विवाद। और फिर आते हैं क्षेत्रीय प्रभुत्व की होड़। तो भारत और चीन दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। फिर आता है क्षेत्रीय नदियों पर नियंत्रण। तो चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र और सतलुज जैसी नदियों पर बनाए गए बांध भारत की जल सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यदि एक साथ ज्यादा पानी आ जाता है तो वो जो है अपने बांध को खोल देंगे और भारत में जो है बाढ़ की शंका बनी रहेगी। अब अगला क्वेश्चन आता है भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के प्रमुख कारण। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के मुख्य कारणों में कश्मीर पर लंबे समय से चला आ रहा है विवाद है, सीमा पर आतंकवाद। आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है भारतीय सीमा पर बार बार आतंकवाद करवाता रहता है, यानी कि आतंकी हमले करवाता है। जल संसाधन और परमाणु सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं। 1947 में हुए भारत के विभाजन के समय से ही कश्मीर को लेकर दोनों देशों में तनाव बना हुआ है, जिसे दोनों अपना हिस्सा मानते हैं। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान से होने वाला सीमा पर आतंकवाद भारत के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण है। तो आप जानते हैं कि भारत और चीन में काफी ज्यादा विवाद कश्मीर को लेकर चला है, जब से भारत का और इसका विभाजन हुआ। जब पाकिस्तान भारत विभाजन हुआ तो इसमें क्या हुआ कि चीन जो सॉरी पाकिस्तान जो था वो जो है कश्मीर को अपना हिस्सा मानता था, लेकिन भारत जो है उसे अपना हिस्सा मानता था। तो कश्मीर जो है पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता था, बल्कि वो कहता था कि हम एक स्वतंत्र राज्य रहेंगे। तो पाकिस्तान ने क्या किया, 1947 में 1948 में उस पर जो है हमला कर दिया। और हमला किया तो उन्होंने जो है कश्मीर वालों ने, यानी कि जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने क्या था कि वो जो है भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनसे क्या मांगी, मदद मांगी। और उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सीधे किया, यानी कि वहाँ पर जो सेना भेजी और पाकिस्तान से जो है कश्मीर को छुड़ा लिया था। और उन्होंने जो हस्ताक्षर करवा लिया था कि अब से जो चीज जो कश्मीर है वो किसका हिस्सा होगा, भारत का होगा। तो सबसे पहला जो कारण आता है कश्मीर विवाद। तो 1947 में भारत के विभाजन के समय से ही कश्मीर विवाद का मूल कारण रहा है। भारत कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है, जबकि पाकिस्तान इसे अपना मानता है। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच कई युद्ध भी हो चुके हैं और यह आज भी विवाद का एक मुख्य बिंदु रहा है। आप जानते हैं कि 1965 में भी एक युद्ध हुआ था। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच हुआ। 1971 में भी युद्ध हुआ था। 1999 में युद्ध हुआ था, जिसे हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में अब तक लगभग 4 बार युद्ध हो चुका है, ये आपको याद रखना है। फिर जो अगला कारण आता है सीमा पर आतंकवाद। सीमा पर आतंकवाद, तो पाकिस्तान से संचालित होने वाले आतंकवादी समूहों द्वारा सीमा पर से भारत में हमले किए जाते हैं। भारत का मानना है कि पाकिस्तान इन आतंकवादी समूहों का समर्थन करता है और भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता है। फिर आता है जल संसाधन। तो दोनों देशों के बीच जल संसाधनों, विशेषकर सिंधु नदी बेसिन के पानी के बंटवारे को लेकर भी विवाद हुआ था। आप जानते हैं कि सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ये भी आपको याद रखना, क्योंकि ये भी सारे क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिए जाते हैं। फिर आता है परमाणु हथियार। तो परमाणु हथियार में क्या था कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। दोनों देशों के परमाणु परीक्षणों ने क्षेत्रीय संघर्षों को और जटिल बना दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। फिर आता है इतिहास और विभाजन के मुद्दे। तो भारत के विभाजन के कारण धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव पैदा हुए थे,
जो आज भी देशों के बीच संबंधों को प्रभावित करते हैं। तो इस चैप्टर के आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं और ये चैप्टर भी आपका यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये सारे क्वेश्चन आपकी कॉपी में नोट करने हैं और अच्छे से पढ़ने हैं ताकि आपको अच्छे से पूरे नंबर मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।